भैया जी लीजिए ना। अरे एक और खाइए, आपके लिए तो बनाए हैं। मुखिया की बीवी वेदा के प्लेट पर एकाएक आलू के परोठे रखती जा रही थी और वेदा उन्हें बार बार मना कर रहे थे कि वो इतना खाते नहीं है, पर फिर भी वो मान नहीं रही थी। अरे बाबूजी, खाएंगे नहीं तो सेहत कैसे बनेगी? हट्टे कट्टे बनिए, यहाँ का खान पीन बिल्कुल शुद्ध है, खाइए खाइए, मुखिया जी ने कहा, जिस पर वेदा हल्का सा मुस्कुराए और पराठे खाने लग गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बकरे की जब बलि देने की तैयारी की जाती है तो उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है, वैसे ही वेदा को भी खूब खिलाया पिलाया जा रहा था जैसे उनकी बलि देनी हो। बस बस, अब और नहीं खा पाऊंगा मैं, इससे ज़्यादा खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। इतना बोल वेदा उठ गई और हाथ धोने के लिए चले गए, और जैसे वो हाथ धोने गए उन्हें पीछे से मुखिया जी के कुछ खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे वेदा वापस आए वो सब नॉर्मल हो गए। इस परिवार में कुछ न कुछ तो अजीब है, यह वेदा यहाँ पर आते ही समझ गए थे। पर खैर, वो बाहर निकले और गांव में यहाँ वहाँ घूमने लगे, जहाँ सब वेदा को खूब मान सम्मान दे रहे थे, उन्हें अपने घर पर खाने को बुला रहे थे। गांव की महिलाएं उनकी तारीफ कर रही थी, उन्हें सुंदर बता रही थी, बड़े अच्छे लोग, कहीं या बड़े अजीब लोग। वेदा समझ ही नहीं पा रहे थे, पर खैर वो यहाँ वहाँ घूमते हैं तो उन्हें वो रास्ता दिखाई देता है जो पूरा घास से कवर हो चुका था, और वो रास्ता उसी जंगल की तरफ जाता है जहाँ से वेदा को कुछ एनर्जी सेंस हुई थी। वेदा वहीं पर खड़े उस जंगल की ओर देख रहे थे कि तभी पीछे से एक ताऊ जी आते हैं। बेटा, क्या देख रहे हो? वेदा के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, जिस पर वेदा पलटते हुए कहते हैं, कुछ नहीं काका, बस यूं ही देख रहा था, लगता है यहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। रास्ता तो था कभी ये जो शायद लोग इस्तेमाल भी करते थे, पर अब तो घास उग गई है। ऐसा क्या हुआ था जब इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं होता? वेदा ने पूछ लिया, जिस पर हंसते हुए वो काका बोले, अरे बेटा, एक साथ इतने सवाल, मेरी बूढ़ी उम्र का तो लिहाज कर लेते। खैर, पूछ लिया तो बता देता हूँ। ये रास्ता बहुत पहले हम इस्तेमाल करते थे, लकड़ियाँ काटने जाते थे, लोटा लेकर जाते थे, पर अब तो हर घर में शौचालय बन गया है, गैस चूल्हा आ गया है, तो कोई ज़्यादा यहाँ पर जाता नहीं है, इसलिए यहाँ पर घास फूस उग गई है। गाय का चारा भी आजकल लोग बाहर से ले आते हैं। क्या करें, जितनी सहूलियत मिल जाती है लोग उतने सुखवार हो जाते हैं। वेदा को कहीं ना कहीं उनकी बात में झूठ दिखाई दे रहा था, पर वेदा उनकी बात पर हामी भरते हैं और गांव में वापस आ जाते हैं। गांव के सभी लोग गांव के बीच में जो बड़ा सा बरगद का पेड़ था वहीं खड़े थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वेदा भी उन बातों का हिस्सा बने। भैया, हम क्या करें अगर हमारी बकरी वहाँ चली गई? हमारी बकरी हमको बहुत प्यारी है, ऊपर से उसके मेमने हैं, उसका दूध पीते हैं, वो अगर नहीं मिली तो मेमने क्या पिएंगे? कोई जाओ उसे ले आओ। एक आदमी बिलख बिलख कर रोते हुए कह रहा था, जिस पर सामने से मुखिया जी वेदा की ओर देखते हुए कहते हैं, अरे भाई मनोहर, हम तेरी बात समझ रहे हैं, पर तू सोच, कौन जाएगा उस मनु जंगल में, वो भी तेरी एक बकरी के लिए? अगर तुझे बकरी इतनी चाहिए ना, जा तू ले आ। इस पर मनोहर कहता है, अरे मुखिया जी, क्या कह रहे हो? मैं तो चला जाऊं, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? ये सुन उस भीड़ में से एक शैतान लड़का बोला, अरे मनोहर, तुम्हारे परिवार में है ही कौन? तुम्हारी बीवी है, और वो तो इतनी सुंदर है कि उसको पूरा गांव देख लेगा, जाओ तुम। ये सुन मनोहर एकदम से चिढ़ गया, अरे चुप कर जाओ, फालतू बातें नहीं। मनोहर, हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं को भी जानते हैं, पर तुम मुझे खुद बताओ, कौन जाएगा उस जंगल में? यहाँ पर तो कोई बहादुर है ही नहीं इतना, समझा करो। मुखिया जी सब कुछ शांत कराते हुए कहते हैं, वो बार बार ये सब वेदा की ओर देखकर बोल रहे थे। अच्छा, तो ये नया ड्रामा है कोई? मैं तो कल रात ही समझ गया था।
ये मेरे खिलाफ कोई जाल बिछा रहे हैं, कुछ न कुछ तो है। खैर चलो मैं भी जाता हूँ, इस ड्रामे का हिस्सा बन जाता हूँ। इतना सोच वेदा मन ही मन मुस्कुराए और बोले, अरे मुखिया जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? बेचारे की बकरी जंगल में चली गई है, और क्या गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो जंगल में जाकर उस बकरी को ले आ सके? इतने लोग हैं यहाँ पर, कोई ना कोई चला जाएगा, और अगर ये सब नहीं जा सकते तो मैं चला जाता हूँ। जिस पर मुखिया जी, जिन्हें अपना प्लान पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था, वो कहते हैं, अरे नहीं बाबू साहब, आप हमारे गांव में आए हैं, आप नहीं जानते उस जंगल में कौन है। उस जंगल में एक आत्मा रहती है, मर जाने दीजिए इसकी बकरी को, हम सबको अपनी जान खतरे में नहीं डालनी। वेदा उस जंगल की ओर मुंह करते हुए कहते हैं, क्या आप ये सब आत्मा वात्मा की बात करते हैं? इतना सुंदर जंगल है, आप सब यहीं पर ठहरिए, मैं जाता हूँ इसकी बकरी लेकर आता हूँ। इतना बोल वेदा जंगल की ओर जाने लगे और गांव के सभी लोग मन ही मन खुश होने लगे। जैसे सबने वेदा को जंगल में जाते हुए देखा, वो सब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए कहते हैं, चलो कुछ महीनों की चिंता खत्म, अब कुछ महीनों तक वो हमें तंग नहीं करेगी, बाकी कोई और चूजा आएगा फिर उसे भेज देंगे। सब ऐसे ही बातें कर अपने घरों में चले गए, पर वहीं वेदा जंगल में यहाँ वहाँ उस बकरी को ढूंढने लगे। हालांकि वेदा जानते थे कि कोई बकरी नहीं है, ये बस उन्हें फंसाने के लिए गांव वालों ने कोई चाल चली है। पर वेदा ये भी जानते थे कि यहाँ पर कोई आत्मा है, जिसके बारे में गांव वाले तो जानते हैं पर उन्हें बताना नहीं चाहते। और उस आत्मा का इतना आतंक गांव वालों के अंदर भरा है, जिसकी वजह से उन्होंने वेदा को शिकार बनाया। वेदा यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, और उन्हें इतनी पावर भी सेंस नहीं हो रही थी। और पावर सेंस ना होने की दो वजह थी। एक, ये जंगल बहुत बड़ा था और वो आत्मा किस कोने में बैठी है वेदा को पता नहीं चल रहा था। और दूसरी ये कि अंधेरा अभी हुआ नहीं था, अभी दोपहर ही हो रही थी, और ये सब आत्माएं रात को अपनी पूर्ण ताकतों पर आती हैं, तो वो इंतज़ार कर रहे थे रात होने का। पर फिलहाल वो जंगल में यहाँ वहाँ घूमते रहे, जंगल देखते रहे। जंगल जितना दूर से दिखाई दे रहा था उससे भी ज़्यादा बड़ा था। वेदा किसी बंजारे की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे थे, कभी वो बैठते तो कभी यहाँ वहाँ चलते रहते, और ऐसे करते करते शाम हो गई, और फिर शाम के बाद रात। और जब रात हुई तो जानवरों की आवाज़ें, कीड़ों की आवाज़ उस जंगल में गूंजने लगी, और धीरे धीरे वो नेगेटिव पावर बढ़ने लगी जो वेदा सेंस कर पा रहे थे। अमूमन जिन भी आत्माओं से वेदा का अब तक सामना हुआ था, वो या तो बदले की प्यासी होती हैं या खून की प्यासी, पर ये आत्मा किसी और चीज़ की प्यासी लग रही थी। वेदा को ऐसी प्यास आज तक किसी भी आत्मा से सेंस नहीं हुई थी। वेदा को पहली बार ये चीज़ अनुभव हुई थी, और ये काफ़ी अजीब ताकत थी, पर जो भी थी वेदा उसका सामना करने के लिए पूरे रूप से तैयार थे।